जब अंधेरे का घनघोर कोहरा छाया हो तो इंसान कभी फैसला कर ही नहीं पाता कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन दोस्त है कौन दुश्मन। ऐसा ही कुछ हो रहा है दोही के साथ। एक खूनी जो उसकी तरफ आ रहा है उसकी मौत के इरादे से, और दूसरी तरफ एक अनजान चेहरा जिसे देख दिल होता तो है भरोसा करने को, क्योंकि इस चेहरे में एक खिंचाव सा जो है। लेकिन क्या वाकई वो एक इंसान है या कोई इंसान से भी खतरनाक? आइए जानते हैं एक सीरीज के जरिए जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई और लोगों के दिल में उतरी। एक फिक्शनल स्टोरी होने के बावजूद, माय डीमन। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इन कहानियों और इनके थॉट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप सब्सक्राइब या छोटा सा लाइक भी ना करें। सो प्लीज सपोर्ट अस, क्योंकि हमारी कोशिश है कि कहानियाँ ऐसे सहेजे कि आपके दिलों तक उतरे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। डीमन, जो कोरियन लोक कथाओं के हिसाब से कभी इंसानों के गार्जियन थे, ऊपर वाले के बनाए, लेकिन अब जब इंसान बदल चुका है तो ये कितने बदले होंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी 200 साल पीछे जाती है, जहाँ एक चर्च में कुछ डिवोटीज बाइबल के टेस्टामेंट पढ़ रहे होते हैं, और तभी वहाँ एक शख्स की एंट्री होती है जो औरों से अलग काले कपड़ों में आता है, और लोग वहाँ से डेविल नाम लेकर भाग खड़े होते हैं। पर एक छोटी सी लड़की हिम्मत दिखाती हुई उस पर एक छोटे से क्रॉस से हमला करती है, जो सीधे उस डीमन के चेहरे पे जाकर लगता है और वहाँ एक छोटा सा कट आ जाता है। वो ब्लीड करने लगता है। ये देखकर प्रीचर या वो पादरी लड़की को बचाने आता है, और हम भी डर जाते हैं कि ये डीमन कुछ तो बुरा करने वाला होगा उस बच्ची का। पर ऐसा कुछ नहीं होता, और वो डीमन बच्ची को क्रॉस वापस कर मुस्कुराते हुए चला जाता है, और उसके गाल पे लगा कट खुद ब खुद हील हो जाता है, और अचानक ही उसका पहनावा पूरी तरह बदल जाता है, और अगले पल ही वो पुराने कोरियन ड्रेस में दिखाया जाता है, जैसे कोई कोरियन प्रिंस चार्मिंग। जाते हुए हमें उसके जहन में चल रही बातें पता चलती है कि हम इंसानों के 3 दुश्मन होते हैं। पहला उनकी बॉडी, दूसरा उस बॉडी की जरूरतें, और तीसरा उनके अंदर की इविल स्पिरिट। और इनकी वजह से ही डीमन हमें अपनी मुट्ठी में कर पाते हैं। और इसी सीक्वेंस में वो समुंदर की जेट्टी पर जा पहुंचता है, जहाँ एक मछुआरा मछली ना मिलने की वजह से बेहद परेशान और भूखा होता है। ये डीमन जा खड़ा होता है उसके सामने और उसकी भूख को भुलावे का लालच देता है कि अगर वो उसे डील करता है अपनी आत्मा का, अपने सोल का, तो आने वाले 10 साल तक वो कभी भूखा नहीं रहेगा। पर 10 सालों के बाद उसे अपनी आत्मा देनी पड़ेगी। मछुआरा भोला तो था ही, साथ ही कई दिनों की उसकी भूख की वजह से कुछ समझ पाने की हालत में ना था, और मौका देखकर डीमन अपनी लालच का एक और दाव फेंकता है। और उस वक्त तक जो समुंदर खाली था उसमें मछलियां तैरती हुई दिखती है, और एक मछली खुद ब खुद उसकी ही बोट पर आकर गिरती है, और उस भोले मछुआरे से डील साइन करवाता है डीमन। उसका खून डील की पेपर पर गिरा। अब आता है मॉडर्न टाइम, यानी आज का समय, जहाँ एक बेहद प्यारी कॉन्फिडेंट सी लड़की अपने ऑर्डिनरी से कपड़ों में किसी पार्टी के हॉल में ड्रिंक के टेबल के पास खड़ी थी, और अचानक ही एक मनचला उसे वेट्रेस समझ उसे ड्रिंक देने को कहता है, और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस देकर उसकी गरीबी मिटा देने की बात कहता है, और उसे अपना कार्ड देने लगता है और उसका नंबर भी मांगता है। पर अचानक ही उसी हॉल में CEO ऑफ द ईयर का अनाउंसमेंट किया जाता है, और वो लड़की अपनी ओवरकोट को उतारते हुए उस मंचले को अपना नंबर देते हुए कहती है कि वो जिस कंपनी का है उस कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए तो उसकी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले, और साथ ही अपना ओवरकोट उतार सेक्रेटरी को देते हुए स्टेज पर पहुंचती है बेहद स्टाइलिश अंदाज में, क्योंकि वो ही थी इस साल की CEO ऑफ द ईयर। कोरिया के कई कंपनीज के बीच जिसका नाम था दोही, और उसकी कंपनी मिराई F&B कंपनी, और वो मंचला भौचक्का रह जाता है बिकॉज अपने एम्प्लॉइज के लिए और कॉर्पोरेट्स में शी इज द डेविल। अगले दिन जब दोही अपने सेक्रेटरी के साथ उस दिन का शेड्यूल चेक कर रही होती है, तब उसे पता चलता है आज उसकी ब्लाइंड डेट है जो उसकी फॉस्टर मॉम मैडम जू ने फिक्स की थी, और अब वो कंटिन्यू कॉल भी कर रही थी जो फाइनली दोही को उठाना ही पड़ता है। और काम के लाखों बहाने देने के बावजूद मैडम जू के बात को मानकर डेट पर जाना पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है
जहाँ एक एंटीक वॉच स्टोर से वही पुराना शख्स वो डीमन एक घड़ी को गौर से देखता है जहाँ 12 बज चुके थे और अचानक ही वो डीमन निकल पड़ता है अपने शिकार के पास। शहर का एक बड़ा डॉन जो अपने बाथ स्पा रूम में था, सोना बात ले रहा था। पल भर में वो डीमन उसके सामने खड़ा था, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, और उसे 10 साल पूरे होने की मियाद की याद दिलाता है, जिस डील के बाद ही वो इतना बड़ा डॉन बन पाया। वो डॉन चौंक जाता है और उस पर हमला करता है, पर वो एक डीमन है, इस धरती की चीजें उसे क्या हार्म करेगी। डॉन उसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने को कहता है और बदले में उसे 100 और सोल दिलाने की बात कहता है, जिस पर डीमन कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है डेविल का, ना कि किसी इंसान का, इसमें बेईमानी की कोई जगह नहीं। और ऐसा कहकर एक चुटकी बजाते ही वो डॉन हार्ट अटैक से मर जाता है और डीमन के हाथ का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही जल उठता है। और यहाँ एक सच्चाई सामने आती है कि जब मौत आए तो करोड़ों की सिक्योरिटी भी धरी की धरी रह जाती है। लेकिन हाँ, इस डॉन के मौत के बाद उसके एक जूनियर ने डीमन को जाते हुए नोटिस किया था। अगले सीन में हमारी दोही एक बेहद महंगे से रेस्टोरेंट में जा पहुंचती है, जो उसे पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट को एक बंदे ने फुल्ली बुक किया है। जानकर हैरानी थी कि मैडम जू ने उस ब्लाइंड डेट वाले को दोही के बर्थडे की बात कैसे बता दी, और शायद इसलिए उसने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया। तो वो ही उस कस्टमर की गेस्ट है, ऐसा सोचते हुए अंदर जाती है। मैडम जू के सेट किए ब्लाइंड डेट से परेशान नाराज होती दोही अनजाने ही उस बंदे को बोलती है कि शादी की बात शुरू होने से पहले ही मैं ये बता दूं कि मैंने अपनी काम से शादी कर ली है। पर जैसे ही उसके चेहरे से वो पेपर हटता है, दोही एक नया सा चार्म महसूस करती है, पहली बार किसी को देख रुक जाने वाला चार्म, थोड़ी देर के लिए, जो उसे पहली बार महसूस हुआ, पहली नजर का आकर्षण। और हम देख पाते हैं उसी डीमन को जो उसकी नजर और बातों दोनों को ही इग्नोर करता है। जब दोही उसे मैनरलेस होने की बात कहती है तो उसका जवाब था एज यूजुअल कि सारे ह्यूमंस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये सुन दोही हैरान रह जाती है कि इतना हैंडसम बंदा इतना मैनरलेस क्यों है। ऐसा सोचकर वो उठने को होती है जब मैडम जू का मैसेज मोबाइल पर देख उसे रुकना पड़ता है। उसे बैठता देख डीमन उसे कहता है कि उसे दूसरी जगह जाना चाहिए, क्योंकि ये रेस्टोरेंट उसने महीनों पहले बुक किया था एक शांत से मील के लिए। जिस पर दोही को और गुस्सा आता है। दोनों के बीच ऐसे ही क्यूट फाइट चल रही होती है और दूसरी तरफ हमें एक और रेस्टोरेंट में दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो कि किसी टेबल पर बैठ दोही का प्रोफाइल पढ़ रहा था। यानी ये तो साफ है कि दोही को गलतफहमी हुई थी। खैर, दोनों अपना लंच करते हुए ऐसे ही झगड़ रहे होते हैं और फाइनली डीमन दोही से पूछता है कि वो कौन है और वो बताती है कि वो सीईओ है मेरा ग्रुप्स की, और फोर्सिबली उसका भी कार्ड मांगती है जिसमें लिखा था जियोंगू यानी सल्वेशन। ये देख उसे अजीब सा भी लगता है। दोही इस पर ट्रेडिशंस के खिलाफ बोलती है, जिस पर डीमन यानी जियोंग जो एक ट्रेडिशनल बंदा है उसे बुरा लगता है और दोनों में वापस बहस छिड़ जाती है। परेशान होकर दोही वॉशरूम के बहाने उठ खड़ी होती है, पर पीछे से हम देखते हैं उस मरे हुए डॉन के असिस्टेंट को, जो जियोंग को मारने के इरादे से उसके पीछे इस रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। जियोंग के फेवरेट केक को लाते हुए वेटर के हाथों का केक हड़बड़ाहट में सीधे दोही के ऊपर गिरने वाला होता है कि अचानक ही जियोंग अपने डीमन की पावर के इस्तेमाल से दोही को बचाते हुए केक को अपने हाथों से पकड़ लेता है और न चाहते हुए दोही अगले पल जियोंग के बाहों में होती है। शायद ऐसे एहसास, ऐसी सेंसुअलिटी आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में उसे ना हुए थे पहले। वो और घबरा जाती है और वॉशरूम चली जाती है। बाथरूम में जब वो चेहरा मिरर में देखती है तो उसे अपना चेहरा ब्लश करता महसूस होता है। ऐसा खिंचाव कि शायद ये स्ट्रेंजर सिर्फ दिखावे के लिए झगड़ रहा है, पर दिल से भोला भाला और प्यारा ही है, जो उसने आज दोही के बर्थडे पर केक भी ऑर्डर किया है। वो वॉशरूम में यही सब सोच रही थी कि दूसरी तरफ डाइनिंग एरिया में जियोंग अपना केक एंजॉय करना चाहता है, जो कि उसने आज एक सोल कलेक्ट करने को सेलिब्रेट करने के लिए मंगाया था। असिस्टेंट पहले तो उसका केक खराब कर उस पर हमला करता है और फिर अपने गुंडों से उस पर अटैक करवाता है, पर अब तो जियोंग को गुस्सा आ चुका था। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपने हाथ के न्यूज़पेपर की मदद से एक एक कर गुंडों को वहाँ से गायब करता जाता है और हम देखते हैं कि हर एक गुंडा राख में तब्दील होकर कहीं गायब हो रहा है। ये देख सारे डर जाते हैं और फाइनली वो उस असिस्टेंट को भी न्यूज़पेपर के थ्रू कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। जियोंग को केक से इतना प्यार था कि उसके खराब होने पर इन सब से अनजान दोही जब बाहर
आती है तो वो उस पर ही बरस पड़ता है और उसे जाने के लिए कहता है। बर्थडे के दिन, ऐसे दिन की शुरुआत से दोही फ्रस्ट्रेशन में उसे कभी न मिलने को बोलते हुए वहाँ से चली जाती है और जियोंग असिस्टेंट और गुंडों को वॉशरूम में वापस न्यूज़पेपर के थ्रू टेलीपोर्ट कर बाहर निकल जाता है अपनी चुटकी बजाकर। अब दोही कार में अपने सेक्रेटरी से कंपनी के खराब होते रेपुटेशन के बारे में पूछती है कि इसके अपडेट्स क्या हैं। उसे पता चलता है कि ये सब उसके परिवार के लोगों की कारस्तानी है, एक इंटरनल पावर स्ट्रगल है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल के थ्रू अपने ही लोग कंपनी को डिफेम कर रहे हैं और दोही के इमेजिनेशन के जरिए हमें ये परिवार दिखाया जाता है। मेरा ग्रुप्स को मैडम जू ने एस्टेब्लिश किया था और इतना बड़ा बनाया था और बुलंदियों तक पहुँचाया। उनका बड़ा बेटा सुकमिन जो माँ के परछाई तले दबा हुआ था, उसकी वाइफ सेरा जो सिर्फ बड़ाई करती फिरती है, उन दोनों का बेटा नोजुंग जो अजीब है पर चुप रहता है। इसके अलावा और भी लोग हैं मैडम जू की फैमिली में। बड़ी बेटी सुआन, उसके 2 जुड़वा बेटे हैं। यहाँ मैडम जू का भतीजा सियोग भी आता है। आज मैडम जू का बर्थडे है जो सारे सेलिब्रेट करने आए हैं, पर मैडम जू बगैर दोही जो कि उनकी अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके बगैर केक नहीं काटेगी, क्योंकि मैडम जू अपने बच्चों के रग रग से वाकिफ है कि कोई भी उनसे नहीं उनकी दौलत से प्यार करते हैं सिवाय दोही के। शायद इस घर का हर एक मेंबर दोही और मैडम जू दोनों से बराबरी की नफरत करते हैं जितना कि कोई दुश्मन। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ कार में ही दोही को मैडम जू की कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर का सीक्रेटली फोन आता है जो कि कंपनी में चल रहे षड्यंत्र के खुलासे की बात करता है। तभी दोही को मैसेज आता है कि मैडम जू की कंडीशन सीरियस है। वो जल्दी से वहाँ पहुँचती है, जहाँ उसको बेड पर देख वो रोने लगती है, पर मैडम जू ठीक थी। वो सिर्फ दोही को बर्थडे का सरप्राइज देना चाहती थी। आज का ब्लाइंड डेट कैसा रहा और जिंदगी में सेटल होने के लिए लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड के लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ये सुन दोही कहती है वो मैनरलेस था पर लुक्स और एटीट्यूड ही थे उसके पास। पर मैडम जू का सेट किया हुआ चश्मिश लड़का तो डिस्क्रिप्शन से मैच ही नहीं होता, तो उन्हें दोही के गलतफहमी का रियलाइजेशन होता है। दूसरी तरफ जियोंग के सनवर्ल्ड ट्रेडिशनल फाउंडेशन को दिखाया जाता है, जहाँ सिर्फ घड़ियां थी। एक स्टेज था जिस पर कोई लड़की ट्रेडिशनल कोरियन आर्ट परफॉर्म कर रही थी। तभी दोही के सेक्रेटरी का फोन आता है जो उसे उसका मील खराब करने के लिए पैसे से भरपाई करने की बात कहती है। जियोंग उस पर कोई जरूरत नहीं बोल रूडली फोन काट देता है। इन सबसे ब्लाइंड डेटिंग से नाराज होकर दोही मैडम जू पे गुस्सा दिखाती है। अब मैडम जू डांट लगाती है कि तुम 28 की हो गई हो, जहाँ तुम्हारा अपना कोई नहीं और मुझ जैसे के अकेलेपन से बुरा कुछ नहीं होता, और उसकी हाथ में अपनी रिंग देकर कहती है कि जब तुम्हें अपना प्यार मिल जाए तो उसे यही रिंग पहनाना। और दोनों अब दोही का केक काटते हैं। वापसी में दोही मैडम जू की बेटी सुआन, जिसने प्रेस में आर्टिकल रिलीज की, उसकी इन्फॉर्मेशन अपनी सेक्रेटरी से लेती है और उसे भेज खुद ही ड्राइव कर घर जाने का प्लान करती है। जहाँ उसे जाना है वो अकेली ही जाएगी। इधर कंपनी के जिस एम्प्लॉय ने दोही को कॉल किया था उसका मर्डर एक अनजान किलर करता है जो वॉशरूम में ही दोही के कॉल का ही इंतजार कर रहा था। यानी दोही के इर्द गिर्द कोई खतरा था जो मंडरा रहा था। दूसरी तरफ सनवर्ल्ड फाउंडेशन में जियोंग जो अपने असिस्टेंट के हाथों चाय पीने वाला था, तभी उस दिन की स्टेज परफॉर्मर चिल्लाते हुए आती है कि कौन है वो जिसके साथ जियोंग ब्लाइंड डेट पर गया। असिस्टेंट उसे शांत करता है। वो कहती है कि वो यानी स्टार परफॉर्मर जिन अकेली ऐसी ह्यूमन है जो जियोंग का रिलेशन डिजर्व करती है, ना कि कल की आई दोही। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियोंग का वो असिस्टेंट पास्ट लाइफ का वो भोला भाला मछुआरा ही था जिसने उससे डील की थी। और रही स्टार जिन या दोही की बात, तो वो अकेला एज अ डीमन, एज एन इमॉर्टल बहुत ही खुश है। दूसरी तरफ दोही एक बीच पर जाकर बैठ जाती है जहाँ उसकी कुछ पुरानी पर बहुत कीमती यादें जुड़ी थी। उसके पेरेंट्स की यादें, आज से कई सालों पहले जब अपने रियल पेरेंट्स के साथ अपने बर्थडे को यहाँ आकर गुजारा करती। छोटी सी थी वो, जब हर सुबह एक नई सनशाइन की तरह होती। परफेक्ट जिंदगी, परफेक्ट पेरेंट्स, पर आज इतना सब कुछ होते भी कितनी अकेली और आसपास दुश्मनों से घिरी। पेरेंट्स का साया भी नहीं उन खतरों से बचाने को। रात घिर आई है, थोड़ी गहरा चुकी है, पर आज ज्यादा ही शांति है। सिटी के सबसे ऊंचे क्लॉक टावर पर बैठ डेमन यानी जियोंग अपना आज का शिकार जिससे डील करनी है उसे खोज रहा है। और उधर बीच पर दोही ने अपने लिए एक कैब बुक किया है वापस घर लौटने को, जिसका ड्राइवर उसे रिसीव करने आया। वापसी में वो नोटिस करती है कि उसके फोन में नोटिफिकेशन आया कि बुक किया हुआ कैब
तो अभी भी 17 मिनट की दूरी पर है, तो ये कौन है? लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, ड्राइवर अचानक ही पीछे मुड़ता है, जिसका चेहरा सफेद पर गर्दन पर किसी तरह के निशान थे। वो दोही पर अटैक कर देता है और कहता है अपनी मौत की वजह मैडम जू से पूछना। दोही किसी तरह बचकर बाहर निकल भागती है। शायद दोही की ओर आते इस खतरे को भाप लिया था जियोंग ने, जो अपने मकसद अपने शिकार की खोज में वही जा पहुंचता है जहां दोही अपने अटैकर से बचकर भाग रही थी। अंधेरों का साया बनकर वो दोही के सामने आ खड़ा होता है। घबराई हुई दोही, जिसके लिए मुश्किल था इस वक्त फैसला करना, जियोंग से मदद मांगती है। इस पर जियोंग बदले में उसे डील साइन करने को कहता है। वो नहीं समझ पाती कि कैसा इंसान है जो इस खतरे में डील की बात कर रहा है, फिर भी वो राजी हो जाती है। पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करवाने के बजाय पहली बार जियोंग अटैकर की ओर चला जाता है और दोही अपनी कार में जाकर छुप जाती है। अगले ही पल वो अटैकर आकर उसके कार के विंडशील्ड पर गिरता है। दोही डरकर ब्रिज के पीछे जाकर छुप जाती है, जिसे वहाँ से निकालने जियोंग आता है और अपना हाथ बढ़ाता है। दोही जैसे ही अपना हाथ उसके हाथ में देती है, जियोंग के हाथ पर बना क्रॉस शाइन करने लगता है। लेकिन तभी उनकी कार चलाता अटैकर कार से उनका एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है। जियोंग चुटकी बजाकर कार को गिराना चाहता है, पर पहली बार ऐसा होता है जब उसके पावर्स ने काम नहीं किया और कार सीधी उनकी तरफ आ जाती है। दोही डरकर फिसल जाती है और नीचे नदी में गिरती है, जिसे बचाने के लिए जियोंग भी छलांग लगा देता है। कार तो ब्रिज के गर्डर पर टकराती है, पर नीचे पानी में कुछ अजीब सा होता है। यहाँ दोही को बचाता जियोंग खुद बेहोश होकर नीचे डूबने लगता है। उसके हाथ का वो सिंबल, वो टैटू अब दोही की कलाइयों में ट्रांसफर हो गया था। अब अगली सुबह उस बीच के किनारे कुछ तो नया होना था। टैटू जो जुड़ गया, पर कुछ कहानियाँ, कुछ तार आपस में जुड़ने बाकी है। शायद क्या होगा जब एक शिकारी ही शिकार बनेगा, जानेंगे हम और आप माय डीमन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वू के एपिसोड्स को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आप उन दर्शकों में से हैं जो हमारी ऊ से अब तक नहीं मिले, तो प्लीज हमारे इरिजिस्टिबल कोरियन के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। और वो जिन्होंने देखा भी हो, प्लीज एक बार हमारे एक्सप्लेनेशन को जरूर सुने। इस चैनल पर कहानियाँ एक्सप्लेन नहीं होती, बल्कि उनको सहेज कर परोसा जाता है ताकि वो दिल में उतरे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हाँ, वीडियो को लाइक कर एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।